नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने परिवार आवर फैमिली पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं दोस्तों आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे संस्कृत के मॉडल पेपर की बात करेंगे। ये 5वां मॉडल पेपर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, यानी 30 नंबर की क्लास रहने वाली है। और आपका क्या फीडबैक है, आपका स्कोर क्या है इस मॉडल पेपर में, तो सभी लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और साथ ही साथ इसके पिछले मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिए, चैनल को विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाके सारे मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। टेलीग्राम से जरूर जुड़े दोस्तों, वहाँ पे आपको नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। और सारे जितने भी क्लासेज है, आप जो भी ओल्ड पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, वार्तिककार कौन है आपके? पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, वरदराज है। तो सभी लोग जानते हैं वार्तिककार आपके कौन से कहलाते हैं। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे मित्र कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि वार्तिककार आपके कौन है। तो सभी लोग जानते हैं वार्तिककार दोस्तों आपके कात्यायन कहलाते हैं। बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊस व्यंजन के अंतर्गत वर्ण आते हैं। जो ऊस व्यंजन है इसके अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं? यारा लावा आता है, शासा सारा, सासा साहा या आ ई ऊड़ा आता है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सासा साहा ऊस व्यंजन के अंतर्गत ये वर्ण आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा प्रश्न क्या है। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जायसवाल सर, दिल से सभी को नमन करते हैं भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्याएं बताना है। जी हाँ, पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्याएं कितनी बताई? 41, 42, 40 या 44? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्याएं कितनी बताई दोस्तों? आपके 42, यानी कि दोस्तों बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रत्याहारों की संख्या देखिए, एक होता है अक प्रत्याहार है, फिर होता है अच प्रत्याहार है, अट प्रत्याहार है, ठीक है। और आपके अण प्रत्याहार, इक प्रत्याहार हो गया, इच प्रत्याहार हो गया, इड प्रत्याहार हो गया, ठीक है, उक हो गया, एंड हो गया, एच हो गया, एच, ये सारे दोस्तों 42 प्रत्याहार हैं टोटल। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अभी हमने देखा ई ऊड़ा ला आता है, ई ऊ या आपका अड़ा आता है, ई उ ऋषि ला आता है, या ई उ ऋषि का आता है। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत, अब यहाँ पे हमने देखा था इक प्रत्याहार अंतर्गत, चलिए ये देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो आप लोग देखेंगे ई उ ऋषि और ला। अब ई उ ऋषि ला आपके ऑप्शन पे देखना है कौन से है, तो आप देखेंगे सी ऑप्शन पे। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चावर्ण उच्चारणम स्थानम अस्ति, तालुब, तालब, दंत, कंठ, मूर्धा, कौन सा हो जाएगा? तो चाछा जाझा सभी लोग जानते हैं ये हमारे कौन से वर्ण कहलाते हैं? उच्चारण स्थान तालु कहलाते हैं। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे, कमेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। संभावित प्रश्न है, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन करके मॉडल पेपर तैयार किया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, नायिका इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? हम बात करते हैं नायिका शब्द का संधि विच्छेद। आपको पता है गद्यांश पद्यांश से संधि और समास, प्रत्यय, उपसर्ग, काव्य, अव्यय, ये सारे संज्ञा सर्वनाम ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नायक में संधि विच्छेद कौन हो जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं यह हमारा कौन सा आएगा? अयादि संधि है कि वृद्धि संधि है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ने धन अकह बराबर क्या होता है? नायक होता है, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अयादि संधि कहलाएगा। और अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? एचो अयवाय होता है, ठीक है। एचो अयवाय हमारा अयादि संधि का संस्कृत में सूत्र होता है। सच्चित में संधि कौन सा हो जाएगा? तो सच्चित में दोस्तों कौन सा संधि हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी प्यारे मित्र। जसत्त हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, ठीक है, अष्टुत हो जाएगा या सुच्युत होगा। तो संस्कृत में सच्चित में संधि कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका च्युत संधि हो जाएगा। इसमें सत धन चित यानी ता और चा मिलके, ठीक है, आधा चा में परिवर्तित हो जाता है तो सच्चित बन जाता है। तो हमारा क्या कहलाता है? सुच्युत संधि कहला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा।
8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, फीडबैक करेंगे, आपका अपना शोर, आपका अपना ओपिनियन फीडबैक करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न यह है कि नमः शिवाय इस वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति होगी। क्या दिया गया है? नमः शिवाय। और जो ये शिवाय पद दिया गया है तो शिवाय पद में विभक्ति बताना है, कौन सी होगी। तृतीया होगी, चतुर्थी होगी, पंचमी होगी, षष्ठी होगी। तो सभी लोग जानते हैं रामाय, रामाय आप जानते हैं, ठीक है। तो शिवाय, रामाय, चतुर्थी भक्ति आपकी हो जाएगी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पिछले वर्ष जो क्लासेज हुई थी आपकी 2020 में, तो संस्कृत में कारक दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। और हिंदी में अगर पूछा जाता है तो सभी लोग जानते हैं हिंदी में आपके 8 प्रकार के होते हैं। ये आपको ध्यान देना, बहुत मिसस्टैंडिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो कारक यहाँ पे हिंदी में संस्कृत में 6 होंगे और हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में, उतना ही आपको अच्छा मिलेगा, मदद मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन रहेगा क्लास, ऑनलाइन आपकी एग्जाम रहेगा शेड्यूल, ठीक है। ऑनलाइन भी रहता है, कुछ कुछ ऑफलाइन रहता है, लेकिन आपका एमपी टीट का ऑनलाइन रहेगा। दोस्तों युधिष्ठिर में कौन सा समास है? सभी लोग कमेंट करेंगे। युधिष्ठिर में समास होगा अलुक तत्पुरुष, नन तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष या उपपद तत्पुरुष। तो युधिष्ठिर में सभी लोग कमेंट करेंगे कौन सा यहाँ पे आपका समास हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास होगा, लेकिन तत्पुरुष समास में अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा युधिष्ठिर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स करें, फीडबैक करें, सभी लोग कमेंट करेंगे। और कमेंट बॉक्स दोस्तों सभी लोग आप लोगों के लिए होता है, आप लोगों को फीडबैक के लिए होता है। और कमेंट बॉक्स मेरे को नाइट में आके बोलता भी है कि ये सभी प्यारे मित्र जितने भाई बहन है, शिक्षक बंधु है, कमेंट बहुत कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट भरपूर कीजिए, भरपूर सहयोग कीजिए, भरपूर तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है दोस्तों। जिसमें अन्नपद की प्रधानता होती है वह समास कौन सा होता है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो जिसमें दोस्तों अन्नपद की प्रधानता होती है वह हमारा समास सभी लोग जानते हैं बहुब्रीहि समास होता है। इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता हो वो बहुब्रीहि समास होता है। और अगला प्रश्न है कि धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? एक क्वेश्चन जरूर आता है रूप से संबंधित। तो धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होगा? धेनवय होगा, धेनुना होगा, धेनवे होगा या धेनई होगा। धेनु शब्दम चतुर्थी एक वचनम रूपम अस्ति, यह आपको बताना है। धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन का क्या हो जाएगा? धेनवे हो जाएगा, ठीक है। चतुर्थी एक वचन पूछा गया तो चतुर्थी में क्या होता है? धनवई धेनवे, ठीक है, धनवई या धेनवे कहेंगे, ठीक है, एक वचन में। और धेनुभ्याम, धेनुभ्ये, तो यहाँ पे एक वचन में पूछा गया है तो एक वचन में धेनवे या धेनवई होगा, ठीक है। द्विवचन में धेनुभ्याम और आपके बहुवचन में धेनुभ्यी होगा। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति का। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। रामस्य पद में राम शब्द की किस विभक्ति का वचन रूप है? अब देखिए रामस्य दिया गया यहाँ पे, ठीक है, रामस्य में बताना है। तृतीया विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी में देखिए रूप आपको देखिए जो नॉर्मल है। एक तो पहली बात तो आपको पठ धातु का रूप याद कर लेना है। पठ के बाद फिर आपका आता है नदी हो गया, ठीक है, बालक हो गया आपका, ठीक है, और राम हो गया। इन दो आठ से जो भी 5-6 रूप है इनको अगर अच्छे तरीके से तैयार कर ले तो इनसे रिलेटेड फिर आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों रामस्य जो होगा यह आई थिंक दोस्तों षष्ठी विभक्ति एक वचन होना चाहिए। रामस्य रामयो रामाराम। षष्ठी विभक्ति देखेंगे रामस्य रामयो रामाराम। एक वचन में रामस्य, द्विवचन में रामयो और बहुवचन पूछा जाता तो रामाराम होता। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है कि स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? अब स्था धातु पूछ रहा है तो स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष पूछा जा रहा है। तो लोट लकार देखेंगे तिष्ठाम होगा, तिष्ठतम होगा, तिष्ठाव होगा या आपके तिष्ठितम हो जाएगा। तो स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। तो देखिए स्था धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष, लोट लकार का मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? तिष्ठ आ जाएगा एक वचन में, द्विवचन में तिष्ठतम आ जाएगा और बहुवचन में तिष्ठत आ जाएगा। तो यहाँ पर द्विवचन पूछा गया तो द्विवचन में आपका क्या हो जाएगा? तिष्ठतम आ जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का जयसवाल सर सभी को नमन करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गच्छेयम गम धातु का रूप होता है, सभी लोग जानते हैं।
गच्छेयम जो है गम धातु का रूप होता है। और यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का होगा, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो गच्छेयम यानी जाना चाहिए। तो जहाँ चाहिए के अर्थ में क्या होता है सभी लोग जानते हैं प्यारे मित्रों, चाहिए के अर्थ में किस रूप में होता है। तो पहली बात ये पहचानना जरूरी है। तो चाहिए के अर्थ में आपका सभी लोग जानते हैं विधिलिंग लकार होगा। तो विधिलिंग लकार का एक ही ऑप्शन है, तो हमारा उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा गच्छेयम में। क्या हो जाएगा? गच्छेयम, गच्छेय, गच्छेम। ठीक है, विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष का क्या हो जाएगा? गच्छेयम एक वचन, गच्छेय द्विवचन और गच्छेम बहुवचन हो जाएगा। तो गच्छेयम यहाँ पर आपका दिया गया है। तो गच्छेयम क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन विधिलिंग लकार का, जहाँ पर चाहिए के अर्थ में होता है। अगला प्रश्न है, त्यक्त्वा शब्द में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय होगा। तो त्यक्त्वा इसमें सभी लोग जानते हैं कि त्यज धन कत्वा बराबर त्यक्त्वा है। कत्वा प्रत्यय यहाँ पर आपका प्रयोग किया गया है, सभी लोग जानते हैं प्यारे मित्र। इतना तो सभी लोग ज्ञानी है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं आप लोग। ठीक है, तो सभी प्यारे मित्र बी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि बालिका गीतम गायति का कर्मवाच्य पद होगा। सभी लोग जानते हैं, कन्वर्ट करके जरूर आता है, कृतवाच्य कर्मवाच्य। ठीक है, इनका परिवर्तित करने का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बालिका गीतम गायति इसका कर्मवाच्य पद होगा। ठीक है, कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? बालिका गीतम गायति। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बालिकया गीतम गीयते हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बालिका है और बालिका महिला में आएगी, फीमेल में आएगी, तो इनका कर्मवाच्य देखिए गायते नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बालिका गीतम गीयते हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, अपना अपना स्कोर यहाँ पे। और प्रश्न यह है दोस्तों कि सीता रामेण सह वनम गच्छति, इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? सीता रामेण सह वनम गच्छति वाक्यम अव्ययम पद्यम अस्ति। अव्यय पद कौन सा हो जाएगा? सीता रामेण सह वनम। तो अव्यय पद कौन सा होता है दोस्तों? अव्यय पद वह होता है जिस पर लिंग वचन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सीता रामेण सह वनम गच्छति, तो सह क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका अव्यय पद हो जाएगा। किसी भी भाषा के वे शब्द अव्यय कहलाते हैं दोस्तों जिनके रूप या लिंग वचन पुरुष कारक काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वे अव्यय पद कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का अन्य नाम क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, उपपद या प्रत्यय, प्रादिया एवं गति। तो उपसर्ग का नाम क्या है? सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी प्यारे मित्र फीडबैक करेंगे। तो आई थिंक डी ऑप्शन हो चाहिए, प्रादि एवं गति उपसर्ग का अन्य नाम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद होगा अहम पुस्तकम लिखति, अहम पुस्तकम लिखसि, अहम च पुस्तकानि लिखावैः, अहम पुस्तकम लिखामि। मैं पुस्तक लिखता हूँ, इसका शुद्ध अनुवाद क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकम लिखामि। मैं पुस्तक लिखता हूँ, अहम पुस्तकम यानी कि एक वचन में, मैं पुस्तक यानी केवल मैं लिख रहा हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकम लिखामि हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न यह है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? सभी लोग कमेंट करेंगे। संस्कृत में सभी लोग जानते हैं कितने पुरुष होते हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं कितने पुरुष होते हैं दोस्तों? 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन से होता है? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष और उत्तम पुरुष। और उत्तम पुरुष के अहम, आवाम, वयम और मध्यम पुरुष के त्वम, युवाम, युवम। इन 6 शब्दों को छोड़कर संस्कृत वाग्मय के सभी कार्तपद प्रथम पुरुष के अंतर्गत गिने जाते हैं। किनको? अहम, आवाम, वयम और त्वम, युवाम, युवम, इनको छोड़कर। अगला प्रश्न है 86 को संस्कृत में क्या कहेंगे? एक जरूर प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, प्राइमरी लेवल में संख्या से रिलेटेड एक जरूर आएगा। तो प्रत्येक हम पार्ट में, प्रत्येक मॉडल पेपर में, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको एक क्वेश्चन ऐसे लाते हैं जो डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 86 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, सहयोग करेंगे, अपना फीडबैक करेंगे और अंत में ज़रूर बताएं कि 30 में से आपका स्कोर क्या है। दोस्तों अगर आपका स्कोर इसमें 25 प्लस है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 25 से कम भी आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, सभी मॉडल पेपर अटेंड करते जाएं, सारे क्लास अटेंड करते जाएं। और जो हमारा टारगेट है 120 प्लस का सभी प्यारे मित्रों का, और यहाँ पर सिलेक्शन श्योर एंड प्योर होता है।
सभी प्यारे मित्र इस टारगेट को अचीव करें, सहयोग करें और डेली क्लासेस अटेंड करें। तो 86 को संस्कृत में क्या बोलते हैं दोस्तों? खडसीतही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खडसीतही। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 85 को क्या है? पंचाशीतही बोलते हैं। 86 को खडसीतही बोलते हैं। 87 को सप्ताशीतही बोलते हैं और 88 को अष्टाशीतही बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 23 नंबर आपका प्रश्न है। क्या है स्क्रीन पर? आइए देख लेते हैं, फेस करते हैं और आपका कमेंट बॉक्स, आपका फीडबैक जानते हैं कि कादम्बरी कथा की नायिका हैं। कादम्बरी कथा नायिका है भवती। कादम्बरी कथा की नायिका कौन है? महाश्वेता, पत्रलेखा, मदलेखा, कादम्बरी। तो सभी लोग जानते हैं कादम्बरी कथा की नायिका जो है कादम्बरी जो नायिका है उन्हीं के, ठीक है, ये कथा की गई थी, कथा लिखी गई थी। तो कादम्बरी ही इनकी क्या होगी? नायिका हो जाएंगी और इन्हीं पर यह कथा भी थी। तो डी ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा। और बात करेंगे दोस्तों, रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था? लंबोदर, कुंभोदर, कुंभकर्ण, कुंभ उदर। तो सभी लोग जानते हैं रघुवंशम में सिंह का क्या नाम था दोस्तों? वहाँ पे कुंभोदर नाम था। क्या नाम था? कुंभोदर नाम था। और बात करेंगे अगले प्रश्न की कि पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन, यह सूक्ति कहाँ से उद्धृत की गई है? तो पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिव यह कादम्बरी से है, अभिज्ञान शकुंतलम से है, रघुवंशम में है या कुमार संभवम में है? तो आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका सम्मान है। आपका फीडबैक क्या है? सभी प्यारे में सहयोग करेंगे, कमेंट करेंगे। तो पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन यह सूक्ति दोस्तों आपके रघुवंशम से उद्धृत की गई है। अगला प्रश्न है कि ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है आपका? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ईशावास्यो उपनिषद, ठीक है, किम वेदम उपनिषदम अस्ति या उपनिषद अस्ति। तो ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो दोस्तों यजुर्वेद का उपनिषद कौन कहलाता है? तो ईशावास्योपनिषद कहलाता है। प्रश्न आ गया यजुर्वेद का उपनिषद कौन हो जाएगा? तो ईशावास्योपनिषद हो जाएगा। या ऐसा पूछा गया जैसे इस प्रश्न में है कि ईशावास्योपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो यह यजुर्वेद वेद का उपनिषद कहला जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न क्या है आपकी स्क्रीन पर है कि भंडारकर विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? विश्लेषण की, संस्कृत को वार्तालाप द्वारा पढ़ना, अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ना या शब्दावली के प्राचीन रूप को ग्रहण करना। तो भंडारकर विधि निम्नलिखित में से विशेषतः अस्ति। तो विशेषता भवति। तो भंडारकर विधि की विशेषता कौन होती है? तो भंडारकर विधि की विशेषता अनुवादई है एवं व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना। अनुवाद और व्याकरण के माध्यम से पढ़ाना भंडारकर विधि की विशेषता कहला जाएगी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद 2-3 प्रश्न है और है, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को अटेंड करें क्योंकि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है। और साथ ही साथ चैनल को विजिट करें। हर एक क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाणी का भेद नहीं है? देखिए वाणी के 4 भेद होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। वाणी के 4 भेद होते हैं। एक होता है परा, पश्यंती और वैखरी। उत्तमा आपका वाणी का भेद नहीं होगा। तो एक चौथा कौन सा आपका वाणी का भेद होता है? तो चौथा आप लोग देखेंगे परा, पश्यंती, मध्यमा होता है, उत्तमा नहीं होगा। अगर यहाँ पे मध्यमा होता तो चारों हमारे क्या हो जाते हैं? वाणी के, ठीक है, भेद हो जाए। वाणी के 4 भेद होते हैं। पहला भेद होता है परा, दूसरा भेद होता है पश्यंती, तीसरा भेद होता है मध्यमा और चौथा होता है वैखरी। ये 4 भेद होते हैं आपके वाणी के। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था अधिक प्रभावी होती? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं भाषा शिक्षण की दृष्टि से कौन सी अवस्था जो है अधिक प्रभावी होती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, शैशवावस्था। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे दोस्तों। तो भाषा शिक्षण की दृष्टि से जो अवस्था अधिक प्रभावी होती है वह हमारी शैशवावस्था ही होती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं बच्चे की मातृभाषा, ठीक है, जो भाषा बच्चा सीखता है, तो भाषा शिक्षण जो आप शैशवावस्था में बच्चों को पढ़ाएंगे सिखाएंगे बच्चा वही सीखता है। तो भाषा शिक्षण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शैशवावस्था की दृष्टि से प्रभावी होती है। जैसा आप पढ़ाएंगे वैसा बच्चा सीखेगा। अब आ गया भैया मॉक क्वेश्चन। आपको पता है प्रत्येक मॉडल पेपर, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में अंतिम जो क्वेश्चन होता है एक मॉक क्वेश्चन होता है, ठीक है। बहुत प्यारे मित्र यहाँ पे सभी प्यारे मित्र का कमेंट मिलता है, सहयोग मिलता है और हर एक कमेंट यहाँ पे रीड किया जाता है, रिप्लाई किया जाता है। भारत में दोस्तों देवभाषा किसे कहा गया है?
संस्कृत को, अपभ्रंश को, प्राकृत को, पाली को किसको कहा गया है? नीचे कमेंट बॉक्स से फीडबैक करेंगे। और सभी प्यारे मित्र ये चाहते हैं दोस्तों, सभी लोग जानते हैं 40% क्वेश्चन इजीली आते हैं टीटी एग्जाम में, 40% क्वेश्चन इजीली आएंगे आपको, ठीक है। 20% ऐसे आएंगे जो आप डेली क्लासेज अटेंड करते हैं या बुक कहीं ना कहीं कुछ पढ़ते हैं, मतलब रेगुलर आप स्टडी कर रहे हैं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जो रेगुलर स्टडी करते हैं, ठीक है। और जो दिल और जान से मेहनत करते हैं वो फिर आपका जो 20% के बाद जो आपका, ठीक है, 70% के जो ऊपर अंक होते हैं, 60-70% के ऊपर जिनके अंक आते हैं, वो जी जान से जो मेहनत करता है वही सिलेक्शन पाता है दोस्तों। तो मेरी यही है, मेहनत कीजिए, खूब तैयारी कीजिए, और ये साल 2 साल जो भी आप मेहनत कर रहे हैं ये इसका फल आपको जरूर मिलेगा। सक्सेस के रूप में जब आपकी नियुक्त होगी तो आप स्वयं सोचिए आप कितनी खुशी होगी, आपके परिवार कितना खुश होगा। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, डेली क्लासेस अटेंड करते जाइए और अपने परिवार को सपोर्ट भी करते जाइए, लाइक शेयर करते जाइए। तो जल्दी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अन्य क्लासेज भी आपको मिलेंगी। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।